नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और विज़न IAS की ये दूसरा टेस्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि इसे छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के लिए नगर पालिका प्रशासन हेतु स्थापित किया जाता है। फिर लिखा है कि यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में के अधीन कार्य करती है। फिर तीसरा है कि इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है। या तो आप जानते हैं कि जो छावनियाँ होती हैं वो सभी रक्षा मंत्रालय के अधीन होती हैं, तो ये भी रक्षा मंत्रालय के अधीन होंगी। दूसरे में कह रहा है कि गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर दूसरा कह रहा है कि इस पुरस्कार से अभी तक किसी महिला को सम्मानित नहीं किया गया। फिर तीसरा कह रहा है कि यह पुरस्कार किसी विकासशील देश के एक शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है। तो दूसरे का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही है और यह 2 और 3 गलत हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 3 में स्टेम कोशिकाओं के बारे में बात हो रही है। तो स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे पहला कथन लिखा है कि स्टेम कोशिकाओं को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। फिर दूसरा, स्टेम कोशिकाओं में प्रत्यारोपण से HIV रोग का उपचार हो सकता है। फिर दूसरा कह रहा है कि स्टेम कोशिकाओं को केवल स्तनधारियों से प्राप्त किया जा सकता है। तो जहाँ पर केवल आ जाता है वो क्वेश्चन संदिग्ध हो जाता है, और यहाँ पर अगर केवल है तो केवल वाले अक्सर गलत ही होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। 4 नंबर में देख लेंगे। और 4 में कह रहा है कि किसी राज्य के विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर 4 में हम देखेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही है। राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन एक बार आरक्षित किए जाने के बाद राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। तो बिल्कुल सही कथन है यहाँ पे। 5 में देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर लिखा है कि अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किया जा सकता है। और उसके बाद है कि निंदा प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही नहीं है। और स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा अनवरत चलने वाली सभा है या कॉन्टिन्यूसी रहती है, उसको भंग नहीं किया जा सकता उसको। 6 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन हेतु उत्तरदायी होता है। तो हम लोग 6 का देख लेंगे। तो 6 का हो जाएगा रिटर्निंग अधिकारी। और अक्सर रिटर्निंग अधिकारी जिले का जो जिला अधिकारी होता है वही होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 7 में लिखा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो यह कथन गलत है। फिर लिखा है न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद उसके लिए इनमें संसद या अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो देखिए ये भी कथन गलत है। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्य की संचित निधि पे नहीं बल्कि मतलब सेंट्रल की संचित निधि जो होती है उस पर भारित होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इनका कथन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 8 में कह रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में किस मामले में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है। तो पहला है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। और फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखना। फिर राज्य के निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करवाना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 9 नंबर में कह रहा है कि जिला योजना समिति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम DPC की स्थापना का प्रावधान करता है। फिर DPC के सभी सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। फिर तीसरा कह रहा है कि
इसमें जिले के ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, पहला और तीसरा कथन सही है। 10 नंबर में लिखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है। फिर लिखा है कि इसे हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा पारित होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ना तो एक ना ही दो कथन सही है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में फ़र्क है। 11 में लिखा है कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि इस समिति का अध्यक्ष को केवल लोकसभा से हो सकता है। फिर दूसरा है कि सदस्यों को प्रतिवर्ष एक वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो देखिए 10 का हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। 12 में देखेंगे उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, तो वह देता है भारत के राष्ट्रपति को। सरल क्वेश्चन। और यदि अभी यूपीपीसीएस में आया है क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो आप इसका जरा सा कमेंट में हमें आंसर दीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है या किसको देता है। चलिए 13 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, क्योंकि उसे संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति पद से उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर महाभियोग लगाने के प्रस्ताव के सिवा विधायिका में चर्चा नहीं की जा सकती। देखिए 13 का हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है विजन आईएएस के। आप जब भी एग्ज़ाम दीजिए तो इनकी प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए आप। चलिए 14 कह रहा है कि विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि राज्यों में विधान परिषद के सृजन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। फिर लिखा है कि इसके पास साधारण विधेयक के लिए विधानसभा में शक्तियाँ होती हैं। तो देखिए 14 का हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन डी, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विधान परिषद के गठन के लिए संविधान संशोधन होगा, बल्कि उस राज्य की विधायिका अगर बहुमत के द्वारा इस ऐसे प्रस्ताव को पास करती है तो वहाँ पर विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में राज्य विधानसभा का कोई सदस्य निहरित होगा। तो लिखा है कि यदि वह उन्मोचित दिवालिया है। फिर लिखा है कि यदि वह विकृत चित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। फिर लिखा है कि यदि वह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत निहरित कर दिया गया है। तो देखिए 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर में। 16 में कह रहा है कि भारत में पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। तो देखिए ये गलत है, यहाँ पर त्रिस्तरीय की बात की थी बलवंत राय मेहता ने। फिर लिखा है कि राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला भारत का स्वतंत्र पहला राज्य है। फिर तीसरा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 1982 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पर मेरी समझ से तो पहला ही कथन सही होगा केवल, और 16 का हो जाएगा केवल दूसरा कथन सही है। यहाँ पे सही कथन पूछा है तो पहला गलत हो जाएगा। तो देखिए अगर हम पहला गलत कर देते हैं तो यहाँ पर सारे कथन ही गलत हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो केवल दूसरा कथन निकल के आएगा और दूसरा ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों माफ़ कीजिएगा क्योंकि ये फ़ोन नया है, अभी मैं इसको चलाना सीख नहीं पाया हूँ। 17 में कह रहा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि भारत के संविधान में भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा इस संबंध में कानून बनाने हेतु संसद को अधिकृत किया गया है। फिर लिखा है कि, तो ये देखिए पहला ही कथन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि वहाँ पर व्यापार और वाणिज्य की बात कही गई है संविधान में। फिर लिखा है कि संसद राज्यों में के मध्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो यह कथन सही है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। 18 में कह रहा है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूचित प्रावधान संबंधित है। तो आप जानते हैं कि अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा से संबंधित है आपकी 5वीं और 6ठी अनुसूची।
नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि पंचायत के गठन के 2 वर्ष बाद ही समय पूर्व इसका विघटन होने पर तो क्या हो जाएगा आपका, शेष अवधि को पूरा करने के लिए इसे पुनर्गठित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर 5 साल की पंचायत है और अगर 2 साल पूरे होने के बाद किसी कारणवश वह विघटित हो जाती है तो 3 साल के बचे कार्यकाल के लिए ऐसा प्रावधान होगा कि दोबारा चुनाव करा के नई ग्राम पंचायत या पंचायत का गठन किया जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, वह 2 साल अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा, वो बचे कार्यकाल के लिए चुना जाएगा 3 साल के लिए या पूरे 5 साल के लिए नया राष्ट्रपति चुना जाएगा? आप इसका भी कमेंट में आंसर दीजिएगा हमें। नेक्स्ट देखेंगे, 20 नंबर में लिखा है कि 7वीं अनुसूची के संदर्भ में स्थानीय शासन विषय निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो वह आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, 21 में लिखा है कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि विधानसभा एक साधारण विधेयक पारित करते समय विधान परिषद द्वारा किए गए संशोधनों की अवहेलना कर सकती है। फिर यहाँ पर आगे कह रहा है कि विधानसभा द्वारा अस्वीकृत किया गया विधेयक उसकी उत्पत्ति के स्रोत से निरपेक्ष रहते हुए समाप्त हो जाता है। तो देखिए 21 का हम देखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित किन समितियों ने केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में अनुशंसाएं प्रस्तुत की थी? तो देखिए यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर लिखा है सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग और राजमन्नार समिति। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों समिति ने सेंट्रल और स्टेट रिलेशन पर अनुशंसाएं दी थी। 23 में कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन से देशों के युग्म के मध्य चलती है? तो देखिए 23 का हम देख लेंगे और वह चलती है आपका जर्मनी और रूस के बीच में या रूस से जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो आप देख लेंगे। तो लिखा है कि संविधान के उल्लंघन के आरोप में ही उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। फिर दूसरा है कि राष्ट्रपति को हटाने पर राष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है। तो यहाँ पर केवल पहला ही कथन सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है 25 में कि मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और उसके बाद लिखा हुआ है कि राज्यपाल उसे कभी भी बर्खास्त कर सकता है। फिर तीसरा है कि वह किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। तो देखिए पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा राज्यपाल उसे बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक सदन में उसको बहुमत प्राप्त होता है या उसके दल को बहुमत प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे 26 में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को निर्वाचन में उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, पहला कथन यहाँ पर सही है। और उसके बाद है निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को दी गई मान्यता निर्वाचनों में उनके कुछ विशेषाधिकारों को निर्धारित करती है। तो देख लेंगे यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए नीति आयोग के तो होते हैं, तो दूसरा गलत हो गया। ठीक है, फिर अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में कह रहा है, राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर तीनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे 28 में कह रहा है कि मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि ये संविधानेतर निकाय हैं। उसके बाद है सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो देखिए सभी नहीं, तो यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, केवल सभी, ओनली, ये सब जब शब्द आए तो आप समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। चलिए 29 में लिखा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन यानी कि स्विफ्ट निम्नलिखित में से कौन से कथन को सही रूप से संदर्भित करता है? तो देखिए 29 का हो जाएगा ए, यह सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करके लेन देन की जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे
30 में कह रहा है कि भारत में निर्वाचन की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करता है। फिर दूसरा है कि इस प्रणाली के अंतर्गत विजेता प्रत्याशी को 50% से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पर यह कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 50% नहीं, जितने भी वोट पड़े हैं उसमें जिसको ज़्यादा मिले हैं वही जीतता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, दूसरा गलत हो गया। अभी निकाय चुनाव हुए हैं, आपने देखा होगा कोई 50% का कैप नहीं था। फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्शन में यही है कि जिसको ज़्यादा मत मिले, 10 पड़े हैं, 8 जिसको मिल गए, 2 जिसको मिले वो हार गया, 8 जिसको मिले, 10 में 6 जिसको मिले, 5 जिसको मिले वो हारेगा, 6 वाला जीतेगा। तो जिसको ज़्यादा वही जीता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 31 में लिखा है कि चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सभी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के पात्र हैं। फिर दूसरा है कि चुनावी बॉन्ड किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं खरीदा जा सकता। तो 31 का डी, यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 32 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी शाखा है, यह सामूहिक रूप से संसद की ओर से शासन करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि सभी मंत्रियों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे एक ऐसी नीति का अनुसरण करें या उससे सहमत हों जिसके लिए सामाजिक उत्तरदायित्व हो। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। इस्लामिक सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि इसकी सदस्यता 4 महाद्वीपों तक विस्तारित है। फिर हाल ही में भारत को एक पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा दिया गया है। तो देखिए 33 का हो जाएगा केवल ए, यही कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे। 34 नंबर में कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो लिखा है कि इसका गठन पुंछी आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। फिर दूसरा है कि इसका सचिवालय क्षेत्रीय परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तो देखिए यह दूसरा कथन सही है, यहाँ पर पहला कथन गलत है। तो ये अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वह 1990 में सरकारी आयोग के सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। 35 में लिखा है कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो देखिए यह तो कथन सही है। उसके बाद लिखा है कि धन विधेयक पारित करने के लिए आहूत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो देखिए यह गलत है, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान ही नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 का ए। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि माफ़ कीजिएगा, 36 में कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दिखा है कि वन संघ सूची, कृषि राज्य सूची और शिक्षा समवर्ती सूची। तो कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए 36 का हो जाएगा आपका वन जो है संघ सूची नहीं बल्कि राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। 37 में कह रहा है कि राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचित हो सकते हैं। तो लिखा है कि नगर पालिकाओं के सदस्य, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य के विधायक और राज्य के सांसद। तो देखिए 37 का हो जाएगा आपका 1 और सी, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे। 38 में कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की स्थिति पे निम्नलिखित में से कौन किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के टेक्निकल या कह लीजिए कथन कारण वालों में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर फिर से पढ़ लेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो वह है आपके भारत के राष्ट्रपति। 38 का ऑप्शन बी। 39 में कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला व्हाइट चिक्ड मैकॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 39 में लिखा है कि इनकी गर्दन पर लंबे और घने बाल होते हैं और अन्य मकॉक प्रजाति की तुलना में इनकी पूंछ लंबी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचित है। तो देखिए
इसे अभी तक अनुसूचित नहीं किया गया है, तो यहाँ पर केवल पहला ही कथन सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत है। तो यहाँ पर सारे कुछ, अगर आप दूसरा गलत कर देंगे तो सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि विभिन्न राज्य स्तरीय निर्वाचन कार्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और उसके बाद कह रहा है कि जिला स्तर पर राज्य निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर को जिले के जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। देखिए 40 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों ही कथन सही नहीं है। तो इसका जरा हम पढ़ लेंगे। तो राज्य स्तर पर जो निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से किया जाता है। तो यहाँ पर राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती, यहाँ पर राज्य सरकार की भूमिका होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 41 में कह रहा है कि नगर निगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्यों में इनकी स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडलों के एक अधिनियम द्वारा की जाती है। उसके बाद है महापौर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो देखिए पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक आयुक्त होता है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और IAS ऑफिसर होता है, आप लोगों जैसा, जो अभी आगे चल के आप बनेंगे जाके। तो आपको ज़िले का, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, यहाँ पर महापौर के जो पोस्ट है उनके अंडर में एक स्वतंत्र CEO होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 42 में कह रहा है कि प्रमुख गैर नाटो सहयोगी दर्जे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि यह यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया गया एक पदनाम है। फिर दूसरा है कि यह निर्दिष्ट देश के लिए सैन्य तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है और साथ ही सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को भी शामिल करता है। तो देखिए 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह संसद के ऐसे किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जा गया है जो मंत्री नहीं है। तो बिल्कुल सही कथन है यहाँ पे। फिर के इसका प्रारूप विधि विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तो यह गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राइवेट मेंबर सदस्य वो होते हैं या प्राइवेट मेंबर बिल वो होते हैं जो संसद के सदस्य तो होते हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या पक्ष के, बट मंत्री नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 44 में किसी सदस्य को राज्यसभा के लिए कितनी भी बार नाम निर्देशित किया जा सकता है। फिर दूसरा है कि राज्यसभा का सामान्य कार्यकाल एक बार में 6 वर्ष का होता है। देखिए 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, क्योंकि राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्य कितनी भी बार पुनः निर्वाचन के लिए तो बाध्य हो सकते हैं या हो सकते हैं, बल्कि राज्यसभा का एक स्थायी सदन विघटन के अधीन ही नहीं है। तो यहाँ पर 6 वर्ष नहीं, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको लगेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है। तो जब भी पढ़िए तो आप बहुत ही सावधानी से पढ़िए कि राज्यसभा का पूछ रहा है या राज्यसभा के सदस्य का पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है 45 में कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो यह कथन पूर्णतया गलत है। दूसरी अनुसूची में नहीं, बिल्कुल सही है, माफ़ कीजिएगा, यह कथन, पहला कथन सही है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान नहीं है। फिर दूसरा कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञान को तीसरी अनुसूची में डाला गया है, ना कि दूसरी अनुसूची में। तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, उनको एडॉक जज बनाया जाता है। तो यह कथन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 46 में कह रहा है कि श्रीमान XYZ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु अर्हता क्या होगी। तो देखिए 46 संविधान में कोई न्यूनतम आयु अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बस उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों को लगातार कम से कम 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता होना चाहिए, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेत्ता हो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्माइल योजना के बारे में बोल रहे हैं कि स्माइल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि स्माइल योजना वंचित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए है, पहला कथन सही है। यह आवास सुविधाएं और कौशल विकास प्रदान करता है, दूसरा सही है। इसमें जिला अधिकारी के अधीन ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ, तो यह कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है यहाँ पर सही। नेक्स्ट देखेंगे। 48 में कह रहा है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि इसे उन बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु गैप फंडिंग के लिए शुरू किया गया। फिर लिखा जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता खो दिए। फिर दूसरा है कि इसमें 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफ़ा और 23 वर्ष की आयु होने पर एकमुश्त 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए 48 का यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रिट क्षेत्र का अधिकार जो है मूल और आरंभिक दोनों है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे। 50 में लिखा है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों के नागरिकों के मूल कर्तव्यों को लागू करने हेतु एक याचिका का उत्तर देने के लिए कहा था। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 50 में लिखा है कि भारत में 14 मूल कर्तव्य हैं, नहीं 14 नहीं, यहाँ पर 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। फिर तो पहला तो गलत हो गया। संविधान में उनके शामिल होने के बाद कर्तव्यों को समाविष्ट करने वाले भाग में केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो देख लेंगे हम लोग, यहाँ पर ऑप्शन के साथ जाएंगे और यहाँ पर केवल दूसरा ही कथन सही है, केवल एक ही बार इसमें संशोधन किया गया है, तो यह सही, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से व्यापक महत्व के किसी विषय पर विधिक परामर्श लेना चाहता है तो यहाँ पर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय परामर्श देने से इनकार कर सकता है। 51 का हो जाएगा। यह अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों में उच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर वह ऐसी सलाह को न देने से या इनकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 53 में कह रहा है कि भारतीय संघवाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संघवाद से भिन्न है। इस संदर्भ में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय या उच्चतम न्यायालय के बीच अंतरों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 53 का देख लेंगे। तो यहाँ पर 53 का बी हो जाएगा ऑप्शन सही। पहला और तीसरा तो हम लोग इसको पढ़ ही लेंगे। लिखा है कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्रीय अधिकार से अधिक व्यापक है। ठीक है। उसके बाद है फिर 3 में कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, जबकि अमेरिकी उच्च न्यायालय के पास कोई सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 में देखेंगे कि मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो लिखा है कि यह मंत्रिपरिषद से छोटा निकाय होता है, फिर इसकी शक्तियों तथा कार्य संविधान में परिभाषित हैं, और उसके बाद है कि यह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी निकाय है तथा इसकी सलाह उन पर बाध्यकारी है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 55 में कह रहा है कि राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्विसदनी विधायिका के मामले में राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब दोनों सदन सत्र में न हो, फिर उसे अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी दायित्व से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त है। तो देखिए 52 का हो जाएगा बी, दूसरा कथन सही है। यहाँ पे दोनों कथन की बात नहीं, दोनों की नहीं, कोई भी एक सत्र अगर सत्र में नहीं है तो सदन सत्र में नहीं है तो उस पर अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है 56 में निम्नलिखित मामलों में से किसमें संसद की सदस्यता 10वीं अनुसूची के तहत निहरता से ग्रस्त हो जाती है। तो 56 का हो जाएगा आपका, यदि कोई निर्दलीय सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। फिर दूसरा है कि यदि कोई नाम निर्देशित सदस्य 6 माह की समाप्ति से पहले किसी राजनीतिक
दल में शामिल हो जाता है यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर देता है जिससे वह संबंधित था। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट देखेंगे 57 में कह रहा है कि सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि किसी सहकारी समिति के लिए निर्वाचनों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। फिर दूसरा है कि किसी सहकारी समिति में विदेशी निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। फिर दूसरा कह रहा है कि सहकारी बोर्ड में कम से कम 2 महिला प्रतिनिधि होंगी। तो 57 का हो जाएगा दूसरा और तीसरा कथन सही है। यहाँ पर 21 निदेशकों की संख्या 21 ही होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 58 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग। फिर लिखा है जब लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल के पास बहुमत नहीं हो तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। और उसके बाद है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना। तो पहला और दूसरा कथन सही है और यहाँ पर राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनको शपथ जो है राष्ट्रपति माफ़ कीजिएगा उनको शपथ जो है उस प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट देखेंगे 59 में कह रहा है कि भारत में केंद्र और राज्य विधान क्षेत्रीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए संसद की क्षेत्रीय अधिकारिता असीम प्रकृति की है। तो नहीं, बिल्कुल असीम बिल्कुल नहीं है। एब्सोल्यूट पावर या असीम प्रकृति बिल्कुल नहीं है। फिर लिखा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून उस राज्य के बाहर लागू नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन दोनों ही गलत हैं, क्योंकि यदि आप कोई मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं आप और उत्तर प्रदेश में आप कोई किताब का मुद्रण करते हैं और वो बम्बई में बिकती है, महाराष्ट्र में बिकती है, तो महाराष्ट्र की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर अपना कर लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। इसका तात्पर्य है उच्चतम न्यायालय के निर्णय सर्वकालिक अभिलेख के रूप में रखे जाएंगे। पहला कथन सही है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की शक्ति है। तो दोनों ही कथन सही हैं। उच्चतम न्यायालय के साथ साथ आपका जो उच्च न्यायालय है, राज्यों के जो न्यायालय हैं, वो भी ऐसी अधिकारिता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 61 में निम्नलिखित में से कौन से विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के दायरे में शामिल हैं। तो देख लेंगे हम लोग इसको। देखिए 29 विषय हैं, तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। तो पहला है कि कृषि, खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग, गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो देखिए 61 का जो हो जाएगा 1, 2 और 4 ऑप्शन सी यह नहीं होगा, यह 12वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे 62 में लिखा है कि केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा के रूप में कौन शामिल होते हैं। तो 62 में हम देखेंगे और यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में दिया है। तो राष्ट्रपति होते हैं केंद्र सरकार में बिल्कुल, और उसके बाद मंत्रिपरिषद होती है और उसके बाद होते हैं महान्यायवादी। सभी संसद सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 63 नंबर देखेंगे, लिखा है कि विभागीय स्थायी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि इन समितियों के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है। फिर लिखा है कि ये संबंधित राज्यों की अनुदान संबंधी मांगों पर विचार करती है और बजट में कटौती का सुझाव देती है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं। यहाँ सही की बात की जा रही है और दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है 64 में उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय महिला संघ और 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना करने में सहायता की थी। उन्होंने मेहर मुनीर नामक नाटक और द ब्रोकन विंग नामक कविता की रचना की थी। उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना को समर्पित किया था। उपर्युक्त परिच्छेद के से व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। तो आप जान गए ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी। और मेहर मुनीर नामक नाटक, तो ये भी इनके द्वारा लिखित किया गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और लिखा है कि संत गाडगे बाबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि वह अवध क्षेत्र में एक समाज सुधारक थे। फिर उन्होंने संत कबीर और रैदास की परंपरा का अनुसरण किया। तो 65 का हो जाएगा बी, ऑप्शन पहला गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 66 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य उपबंध नहीं है। तो नहीं है, तो यहाँ पर देख लेंगे।
तो पहला है कि गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का गठन करना, और उसके बाद है राज्य वित्त आयोग का गठन करना। फिर दूसरा है कि पंचायतों में संसद सदस्यों के प्रतिनिधित्व प्रदान करना। तो देखिए तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा पूर्णतया, तो गलत के बारे में पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है 67 में कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को निर्वाचित करने के बजाय नियुक्त करने के संभावित कारण हैं। तो देखिए 67 का देख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव को रोकना, पहला कथन सही है। फिर निर्वाचन प्रक्रिया में होने वाले निर्वाचन व्यय को घटाना, ये भी सही है, यह सही है, मगर यह इतना प्रैक्टिकल नहीं है जो आजकल राज्यपालों की जैसी नियुक्तियाँ हो रही हैं। खैर जो क्वेश्चन में है तो यह सही है। और तीसरा है कि यह राज्यों में अलगाववादी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही कथन यहाँ पे सही थे। फिर 68 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद है जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है तब राष्ट्रपति अपने विवेका अनुसार कार्य करता है। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी, पहला कथन सही नहीं है 68 का, क्योंकि अनुच्छेद 74 के 1 में उपबंध है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को करने की माफ़ कीजिए होगा और अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो 68 का आपको हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित और नाम निर्दिष्ट सदस्य गलत, तो पहला गलत। तो यहाँ पर दो तो ऑप्शन अपने आप चले गए, देख लेंगे, बल्कि सभी चले गए आपके, पहला चला गया, तीसरा चला गया और चौथा चला गया, क्योंकि माफ़ कीजिएगा राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी सही। विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 70 में कह रहा है कि संसद सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि उन्हें संसद के सत्र के दौरान सिविल या दंडिक अपराधों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो देखिए सिविल मामलों के लिए तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बल्कि दंडिक मामलों के लिए उन्हें किया जा सकता है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो देख लेंगे, तो एलिमिनेशन से ही हमारा आंसर आ गया। ये गलत, ये गलत, ये हो नहीं सकता, तो हो गया आपका ऑप्शन बी। इसको पढ़ लेंगे, विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में निर्णय करने का अंतिम अधिकार सदन के पीठाधिकारी के पास होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 71 में लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, तो वह है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 72 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओमान के साथ में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि जब उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा हो तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्य का पालन करता है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1996 पेशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो लिखा है कि इस अधिनियम के उपबंध केवल उत्तर पूर्व भारत के राज्यों पर लागू होते हैं। फिर लिखा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस उपबंधों के लिए कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। तो देखिए 74 का हो जाएगा डी, यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है, दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है इससे स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है क्योंकि यह पूरे वर्ष सभी मंत्रालयों के विभागों की जांच करती है। फिर लिखा है यह बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा उन पर मतदान किए जाने के बाद ही करती है। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो
पहला है कि ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित सांविधिक निकाय। फिर दूसरा है केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, तो 76 का हो जाएगा। दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन सी। 77 देखेंगे, लिखा है कि न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। फिर लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का एकमात्र अधिकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन है, साबित कदाचार भी है, अक्षमता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ पे लिखा है 78 में कि केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान द्वारा अनुच्छेद 239 के तहत की गई है। फिर दूसरा है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना है तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। तो देखिए 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हैं, और जो दिल्ली का जो संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उसके विधानमंडल की स्थापना करता है, इसके द्वारा दिल्ली के उच्चतम न्यायालय हेतु उपबंध नहीं किया गया है। तो ठीक है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 अधिनियम के तहत की गई है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, 79 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मंत्रिमंडल समितियों के गठन का उद्देश्य नहीं है। तो 79 का हो जाएगा सी, नीति निर्माण को संघीय स्वरूप प्रदान करना मंत्रिमंडलियों की समिति का उद्देश्य नहीं है। 80 में कह रहा है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसी नगर पालिका पंचायत के चुनाव को केवल एक निर्वाचन अर्जी के माध्यम से ही प्रश्नगत किया जा सकता है। यह निर्वाचन अर्जी निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाती है। तो 80 का हो जाएगा सी, राज्य विधानमंडल द्वारा किसी भी प्राधिकारी को। नेक्स्ट देखेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो लिखा है कि राज्य विधानसभा के सभी सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि राज्य की रिक्त सीटों के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष निर्वाचन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो वह की जाती है आपका आवासन और शहरी कार्य मंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी। 83 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थायी शासन की अनिवार्य विशेषता नहीं है। देखिए आप यूपीएससी में नहीं पर बहुत फोकस करिएगा। तो पहला है कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, फिर लिखा है प्रशासन की जवाबदेही में वृद्धि और निर्णय निर्माण का केंद्रीकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 20, यह जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, 84 में देख लेंगे, लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि यह गैर प्रतिशोधन के मूल सिद्धांत पर आधारित है जो इस बात पर बल देता है कि एक शरणार्थी को उस देश में नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर पहला कथन सही है। फिर लिखा है कि दूसरा कि इसके द्वारा शरणार्थी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और कोई भी व्यक्ति बिना किसी सत्यापन के स्वयं को शरणार्थी घोषित कर सकता है। फिर लिखा है कि भारत ने वर्ष 2010 में इस अभिसमय की पुष्टि की थी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला ही कथन सही है, दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है 85 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय तटरक्षक बल के कर्तव्य हैं। तो लिखा है समुद्री पर्यावरण का परिरक्षण और संरक्षण, फिर दूसरा है कि समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, और तीसरा है कि तस्करी विरोधी अभियानों में सीमा शुल्क के अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों की सहायता करना। तो देखिए 85 का हो जाएगा डी, यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, त्यौहार और राज्य। तो लिखा है व्यंजन द्वादशी उड़ीसा, वेदाराम यात्रा केरला। तो देखिए केरला वाला गलत है, तो यहाँ पर दूसरा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो अब बचे आपके पास 3, न्यूकुम तो अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 86 का डी। नेक्स्ट देखेंगे, 87 में लिखा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है, बस उसको 6 महीने के अंदर
मंत्रिमंडल का सदस्य बनना होगा या उसे निर्वाचित होना होगा। फिर लिखा है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि कौन से कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही नहीं है और उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 30 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे 88 में कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति कर्नाटक के संविधान से अपनाई गई है। फिर लिखा है कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो 88 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 89 में लिखा है आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होती है कब होती है, तो हाँ यहाँ पर सीधे आंसर बताना है। तो जब निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। 90 में देखेंगे लिखा है हाल ही में नरसिंह मेहता के सम्मान में मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम नरसिंह मेहताताई रखा गया है, वे कौन थे, तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वैष्णव संत एवं गुजराती साहित्य के अग्रणी। फिर लिखा है 91 में भारत में बजटीय प्रक्रिया के संदर्भ में विनियोग विधेयक संदर्भित करता है। तो 91 का ए, भारत की संचयी निधि से निकासी के प्राधिकार को। नेक्स्ट देखेंगे 92 में कह रहा है राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक धन विधेयक को पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। फिर लिखा है कि राष्ट्रपति अंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को राज्यसभा में नाम निर्देशित कर सकता है। तो ये दोनों कथन गलत हैं। अब यह प्रावधान हटा दिया गया है और यहाँ पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे 93 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो पहला है कि संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता, संसदीय कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार, और लिखा है सदन की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार। तो यह कथन गलत है, ऑप्शन ए होगा, पहला और दूसरा ही यहाँ पर सही है। लिखा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि अनुच्छेद 263 राज्यों के मत तथा केंद्र और राज्यों के मत समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। फिर दूसरा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के निर्णय और सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की हैं। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। 95 में लिखा है कि संसद में चर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। शून्यकाल के दौरान सदस्य किसी भी मामले को उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो उन्हें लगता है कि महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा है कि प्रश्नकाल के दौरान मंत्री सभी प्रकार के प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, दूसरा गलत है। 96 में लिखा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में देवचा पंचामी कोयला खदान स्थित है। तो यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये करंट में था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखेंगे 97 में लिखा है कि मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 10% से अधिक नहीं हो सकती। तो देखिए यह आपका 97 है और 97 में 15% का प्रावधान है, ना कि 10% का। और उसके तो देखिए पहला तो यहाँ पर गलत ही हो गया। फिर लिखा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी गलत है क्योंकि यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे 98 में लिखा है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो लिखा है 98 में कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य इस क्षेत्र में वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में चीन के बाजार के हिस्से विश्व में सबसे अधिक है। इस तकनीक से मानव ऊतक और अंग बनाए जा सकते हैं। तो 98 का यह पर तीसरा कथन, यानी कि कथन तीसरा यह वाला सही है और ये दोनों आपके गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे 99 देख लेंगे और 99 में लिखा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो वह है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। फिर दूसरा है कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद सदा ही विघटित हो जाती है। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं। तो देखिए अनुदान की मांग पर मतदान, संविधान संशोधन
विधेयक की पुनर्स्थापना, यह गलत है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, तो यह हो गया आपका राज्यसभा की शक्ति है ये, तो यहाँ पर देख लेंगे एलिमिनेशन से आता है कि नहीं, तो एलिमिनेशन से आ गया। 3 में यह अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अनुच्छेद 315 के तहत राज्यसभा का अनन्य क्षेत्राधिकार है, तो यहाँ पर ये तीनों काट के यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो मित्रों, तो यह थी विजन IAS की दूसरी टेस्ट। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट, अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। आपका दिन शुभ हो और खूब मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।